हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। मैंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपका केवीएस पीआरटी का अगर सिलेबस देखोगे तो उसमें भी मौजूद है। फोर्स मैंने आपको इंट्रो करा दिया है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है बेसिकली फोर्स क्या होता है, किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आता है। 3 वेज होते हैं, पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक चीज़ और बताई थी कि फोर्स जो इक्वल होती है ना, वो होती है मास और एक्सेलरेशन के, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है फोर्स। वो किस वजह से कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, कोई भी अगर वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, है ना। तो हम सब क्या है, पदार्थ है, ठीक। तो हम किसके बने हुए हैं, कोई भी पदार्थ है वो एटम का बना होता है, परमाणु का बना होता है। अगर एटम के बने हुए तो इट मीन्स कि हमारे अंदर क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। तो कोई भी मास हुआ उसके अंदर द्रव्यमान, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसके अंदर द्रव्यमान तो होता ही है। जब भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जब भी हम उसके ऊपर बल लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, कुछ उसके अंदर जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेट करेगी वो वस्तु। तो उसी से ये चीज़ मैंने कहा कि फोर्स जो इक्वल होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन की। साथ ही मैंने आप लोगों को बता दिया था एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो कुछ तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें पार्ट 1 में बताई हुई है, अगर नहीं देखे तो वो देख सकते हो। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इनर्शिया होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ना, इनर्शिया एक एबिलिटी है जिसकी वजह से इनर्शिया एक आप कह सकते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु अगर मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, तब तक वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी, ठीक है। तो या फिर इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, ठीक है। मेन चीज़ ये क्या है कि किसी भी वस्तु की अक्षमता, इसको कह सकते हो कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता, जिस स्टेट में, जिस कंडीशन में वो है उसी में रहता है, अपने आप से उसकी स्टेट चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताया क्या होता है, इसी को हम कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया या फिर जड़त्व। इनर्शिया जो बेसिकली बेटा डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर ये बेसिकली डिपेंड करता है इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी बेटा ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। आप कह सकते हो कि मास जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनर्शिया के, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि sometimes we say that inertia of an object is measured by its mass, ठीक। क्योंकि मास अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है कि वो एक अपनी स्टेट को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखी हुई है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान या मास ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा, यदि कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। अब ना 3 टाइप्स की इनर्शिया होती है, 3 तरीके की इनर्शिया है, उनके बारे में जानते हैं, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनर्शिया का टाइप आ जाता है, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, तो सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। फिर आ जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीसरे नंबर पे आ जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन में जो भी मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए,
ठीक है। अगर वो गति में है तो गति में ही रहेगी। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैम हम जैसे किसी बॉल को रोल करते हैं, ठीक है, किसी गेंद को हम रोल करते हैं फर्श पर और वो कुछ टाइम के बाद जाकर के अपने आप रुक जाती है, तो वो कैसे हुआ? तो बेटा मैंने ना अगर पार्ट 1 देखा हो तो मैंने वहाँ भी इस बात की जिक्र किया था कि वो अपने आप किस वजह से रुकती है, उसके पीछे भी एक फोर्स लगी होती है। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल उसके ऊपर लगता है। तब क्या होता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड तो कर रहा था लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, ठीक है, जैसे बॉल का एग्जाम्पल हमने लिया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर बात करें तो सेम इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि कोई जो वस्तु है वो अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है, एक पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, तो वो उसी दिशा में जाएगी या उसी दिशा में रहेगी। अपने आप से वो दाएं बाएं पीछे नहीं मुड़ेगी, ठीक है, अपने आप से उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। अगर दिशा में परिवर्तन कराना है तो फिर वही फंडा आ जाएगा कि कुछ ना कुछ बाहरी बल उसके ऊपर लगेगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्सटर्नल एफर्ट या कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम करेगी, तभी उसकी जो दिशा है उसमें परिवर्तन होगा। अदरवाइज अगर कोई चीज़ स्ट्रेट चल रही है तो वो स्ट्रेट ही चलेगी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 प्रकार के जड़त्व जिसको आप कह सकते हो। इनके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इनर्शिया ऑफ मोशन की सबसे पहले लिखा हुआ तो इसी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी ये चीज़ टीचर्स ने बताई होगी जब आपने मोशन पढ़ा होगा, ठीक। तो सिंपल सा अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आप गाड़ी में जाते हो या फिर स्कूल बस में जब आप जाते थे तो क्या होता था कि जब मूविंग कार हो या मूविंग बस हो और एक ही दम से सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे ड्राइवर, ठीक है, जो ड्राइव कर रहा है वो सडनली ब्रेक अप्लाई कर दे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक फॉरवर्ड जर्क लगता है, आगे की तरफ एक धक्का लगता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? इनर्शिया ऑफ मोशन का। इसी वजह से कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सीट बेल्ट्स या फिर सेफ्टी बेल्ट्स जरूर पहननी चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट्स है उससे प्रिवेंट या फिर हम बचाव कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में है ना गाड़ी, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में है गाड़ी और अचानक से मान लीजिए गाड़ी के आगे कोई छोटा बच्चा, कई बार हो जाता है ऐसा कि सड़क क्रॉस करते हैं ना बच्चे तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे गाड़ी स्पीड से आ रही है तो एक ही दम से देखा कि बच्चा भाग पड़ा, ठीक है, पेरेंट्स का हाथ छुड़ा के। तो उसमें क्या होता है कि इमरजेंसी ब्रेक्स मारने पड़ते हैं और स्पीड में जब ब्रेक लगते हैं ना, जो खड़े ब्रेक जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो बहुत उसमें फोर्स लगती है और वो इतनी ज़ोर से फोर्स होती है कि आप बहुत आगे जो धक्का लगता है ना, जो फॉरवर्ड जर्क होती है वो भी काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी फोर्स होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि सीट बेल्ट जरूर वॉर्न करनी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट्स है उससे बचाव हो सके, ठीक है, और फॉरवर्ड मोशन जो है वो स्लो हो जाए बेल्ट की वजह से। तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर बात करें तो यही एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में बैठे हो या फिर बस में बैठे हो, ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर आप मतलब गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो और एकदम से क्या किया ड्राइवर ने, क्या करते हैं, क्लच प्रेस किया, गियर लगाया, ठीक है, और रेस दे दी। तो मतलब जो बस थी या गाड़ी थी उसको क्या मिल गई, एक एक्सटर्नल फोर्स मिल गई, इंजन स्टार्ट हुआ और जो गाड़ी चली उसको क्या मिला, एक बाहरी बल मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, गाड़ी तो आगे की तरफ गई, बस तो आगे की तरफ गई, लेकिन आप पीछे की तरफ गए। आपको एक सडन जर्क लगता है, हल्का सा धक्का लगता है पीछे की तरफ, जो आपका सिर थोड़ा सा पीछे की तरफ टकराता है सीट पर, ठीक है। तो वो जो पीछे की तरफ जर्क लगना वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है, इनर्शिया ऑफ
रेस्ट का एग्जाम्पल है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे हम अगर पेड़ के ट्रंक को पकड़ करके हिला दे, पेड़ को पकड़ करके जोर से हिला दे, तो उसमें क्या होता है कि जो सूखी हुई जो पत्तियां होती है ना, वो तो नीचे गिर जाती है, ठीक है, वो नीचे जो फॉल हो जाती है, और जो मतलब हरी भरी है वो तो पेड़ पर ही रहती है। या फिर आप कह सकते हो कि जब हम पेड़ को जोर से हिला देते हैं, जोर से शेक करते हैं, तो जो पके हुए फ्रूट्स है ना वो नीचे गिर जाते हैं। मान लीजिए आप अमरूद के पेड़ को हिला रहे हो, ठीक है, वो इजीली हिल भी जाता है, इतना हार्ड नहीं होता है। अगर किसी ने अमरूद का पेड़ देखा होगा तो पके हुए जो अमरूद होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं, कच्चे उस पर ही लगे रहते हैं। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कि आपने क्या किया कि पेड़ की डाली को जैसे ही हिलाया तो डाली किस में आ गई? मोशन में आ गई। किस में आ गई? मोशन में आ गई। लेकिन जो अमरूद था वो किस में रहने का काम कर रहा था? रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा था। तो इसी वजह से जो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा था, और डाली जो थी वो उसको आप मोशन में ले आए, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो पके हुए अमरूद थे ना वो नीचे गिर गए, वो टूट करके नीचे गिर गए। तो ये चीज़ एग्जाम्पल है किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसी तरीके से आप मतलब जो कपड़ों को झड़काते हो, जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी जब या आपके घर में जो भी कपड़े वॉश करती है, ठीक है, उसके बाद उनको कपड़ों को झड़काती है ताकि जो पानी की बूंद है ना उसकी निकल सके। तो कपड़ों को सुखाने के लिए भी उसको झड़काना, ये भी एक तरीके से क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है, जिसमें आप क्या करते हो? कपड़े के अंदर क्या है? पानी की बूंदे हैं, और आप जो कपड़ा है, ठीक है, कपड़े को आप ले आते हो मोशन में, पानी की बूंद रहने की कोशिश करती है रेस्ट में। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कपड़ा तो आगे पीछे होता है, लेकिन जो रेस्ट है वो उसी स्थान पर, और वो पानी फिर नीचे एज अ रिजल्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। या फिर आप कह सकते हो आप जैसे किसी चादर को झाड़ते हो ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स है तो वो दूर हो सके, तो वो भी एग्जाम्पल हो जाता है किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि आप चादर को आगे पीछे करते हो, जो धूल के कण है या डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में होते हैं, ठीक। चादर आगे पीछे जाती है, धूल के कण वही रहने की कोशिश करते हैं, एज अ रिजल्ट जो धूल के कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अब बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब गाड़ी चल रही होती है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट चल रही है गाड़ी, ठीक है, और फिर आपको जैसे टर्न करना है, और जो टर्न आप करते हो तो उसकी वजह से जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो एक तरीके से रेस्ट में, और एक एकदम से जो शार्प टर्न लेना पड़ा उसकी वजह से आप एक साइड में आपका झुकाव होता है, इधर ले रहे हो तो इधर झुकाव, इधर ले रहे हो तो इधर झुकाव, ठीक है। तो ये जो झुकाव होता है ये भी किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इनर्शिया का आपका जो कंसेप्ट की अगर बात करूं तो, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। इसमें थोड़ा सा न जानने की ज़रूरत है एक और चीज़, क्या कि 1687 में 1687 में आइजैक न्यूटन जो थे ना, न्यूटन ने एक फेमस बुक लिखी थी। क्या नाम था उसका? प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। जिसमें उन्होंने ये जो गति संबंधी जो नियम के आप पढ़ते हो, 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, इनके बारे में उन्होंने बात की थी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो इसको ना गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि गैलीलियो गैलीली जो थे ना, ठीक है, गैलीली जो थे ना वो उन्होंने पहले बात की थी किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में। तो इस वजह से ना गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये ही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना की जाए। और इसी प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से ये जो वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रह रही है,
और मोशन में है तो मोशन में रह रही है, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। ये चीज़ मैंने बता दी है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, तो इनर्शिया भी उस वस्तु का कम होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। ये थे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको हर एक टाइप ऑफ इनर्शिया के आपको एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कोशिश करना कि आप भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लॉ ऑफ इनर्शिया पर कमेंट बॉक्स में दो, ताकि आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड जो आपका लॉ ऑफ मोशन है बेटा, वो रिलेटेड है मोमेंटम से। ठीक, संवेग या फिर लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग की यहाँ बात हो रही है। तो जिस तरीके से हमने इनर्शिया के बारे में जाना और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, उसी तरीके से इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो संवेग बेसिकली होता क्या है? संवेग बेसिकली होता क्या है कि ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जिसको आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, और अगर उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब वो मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या कह लीजिए कि इसमें ना फोर्स का भी योगदान होता है। ठीक है, तभी तो एक मास कोई भी एक वस्तु है, वो वेलोसिटी उसकी हो रही है, वो या वो मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो बात आ जाती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी का अगर आप मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मोमेंटम। और इसको ना पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। ये जब मैंने आपको ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया तो आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसके ऊपर ना इस तरीके से एरो का साइन बना होता है, जिस भी क्वांटिटी के ऊपर या जिस भी लेटर के ऊपर, तो वो क्या डिनोट करता है? तो वो डिनोट करता है कि ये एक सदिश राशि है। इट मीन्स कि मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी नीड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसा यूनिट की अगर बात करूँ तो ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसकी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड? ऐसा यूनिट मोमेंटम की। ठीक, तो यहाँ जब मास की अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो यहाँ हो जाते हैं किलोग्राम। वेलोसिटी की अगर बात करो तो बेटा हो जाती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट हो जाती है वो हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। मोमेंटम जो है बेटा वो कंबाइन इफेक्ट होता है मास और वेलोसिटी दोनों का, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चीज़ का अगर मैं कह रही हूँ कि मोमेंटम ज़्यादा है, तो कहीं ना उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर भी डिपेंड है और वेलोसिटी के ऊपर भी, मतलब द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करता है और वेग के ऊपर भी निर्भर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का संवेग या मोमेंटम। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, देखिए अगर जब टेनिस बॉल स्मॉल साइज में होता है, आपने देखी होगी। ठीक है, टेनिस बॉल जो होती है वो छोटे आकार की होती है और उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो भी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। जब वो किसी प्लेयर को अगर हिट कर जाए तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। वाइल अगर कंपैरिजन करें हम क्रिकेट बॉल के साथ, अगर वो एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल किसी को लग जाए गलती से, तो ये कह सकते हो अगर वो सिर में या कुछ ऐसी जगह पर लगे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सिर में अगर लग जाए, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो बॉल होती है ना वो लेदर की होती है। किसकी? लेदर की होती है क्रिकेट में। आपने देखा होगा, अगर उठा के देखा होगा तो उसमें अच्छा खासा बोझ भी होता है, और अगर स्पीड है, वेलोसिटी है ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है किसी भी पर्सन को। ठीक है, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। तो इसका अब ये रीज़न क्या है? ये रीज़न क्या है कि टेनिस बॉल की अगर बात की तो बेटा यहाँ क्या था? मास कम था। ठीक है,
यहाँ क्या हुआ कि मास था कम, और अगर मैंने जब बात की किसकी, क्रिकेट बॉल की, तो यहाँ पर मास भी ज़्यादा था, और मैंने कहा कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, इट मीन्स कि वेलोसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्या होगा? मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा है तो वो किसी पर्सन को अगर लग जाए तो बहुत बुरी तरीके से इंजरी हो सकती है, हर्ट ज़्यादा करेगा। अब ये चीज़ तो आपने देखा है कि यहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर निर्भर करता हुआ एग्जाम्पल लिया है। सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेटा ये चीज़ देखिए कि अगर स्मॉल मास, ठीक है, छोटे मास को यहाँ लिया गया है, छोटे मास की यहाँ बात की गई है। जैसे अगर आपने बंदूक की गोली देखी होगी, बंदूक की आपने गोली देखी होगी, तो वो एक काफ़ी कम आकार की, काफ़ी कम साइज की होती है। ठीक है, काफ़ी कम साइज की होती है, तो लेकिन वो एक पर्सन को मार सकती है। ठीक है, वो अगर कोई बंदूक चलाता है तो किसी की जान भी जा सकती है। ठीक, तो वो किस वजह से? बुलेट बेटा स्मॉल साइज की होती है, इसका मास तो कम होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मोमेंटम भी इसका हाई होता है। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि मोमेंटम जो है ना, दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, दोनों के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर भी और वेग के ऊपर भी। ठीक, तो ये हैंस यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर इसके अलावा भी और एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो सपोज कि एक बुलडोज़र है, या फिर आप कह सकते हो कि एक बस है। ठीक, तो वो अगर मान लीजिए उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही क्यों ना है, अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही क्यों ना है, और कितनी ही कम स्पीड में क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अगर कोई आगे खड़ा है तो उसको वो कुचल सकती है, उसको वो मार सकती है। इट मीन्स कि अगर बात बुलडोज़र की हो रही है, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, या बुलडोज़र की हो रही है या एक बस की हो रही है, वेलोसिटी बेशक से उसकी कम क्यों ना रही हो, लेकिन मास इसका, जो ये बुलडोज़र है या बस है, ठीक है, इसका मास क्या है, ये ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, इसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने हर तरीके का ना आपको एग्जाम्पल दे दिया है जहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों की भी बात हुई है। ठीक है, अगर मैं ये बॉल वाला एग्जाम्पल लूँ तो दोनों की बात जिसमें हुई है, मास का भी और वेलोसिटी का भी। अगर मैं गोली, एक बंदूक की गोली की अगर बात करूं तो आपको यहाँ देखा होगा कि मास एक बुलेट का कम होता है, बंदूक की गोली का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन वेग इसका ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट मोमेंटम भी इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अगर तीसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो वहाँ पर मैंने मास जो काफ़ी हाई है, वेलोसिटी यहाँ पर मैंने कम रखी, लेकिन मोमेंटम फिर भी इसका क्या हुआ, मोमेंटम क्या हुआ, हाई हुआ। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ये बात समझनी है, यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि इट इज़ क्लियर that the impact produced by the objects depends on their mass and velocity। दोनों के ऊपर संवेग, द्रव्यमान और वेग का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, ये बात आपके मस्तिष्क में छप जानी चाहिए। बाय चांस आपको एमसीक्यू में देखने को मिले कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम किसके, मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी। ठीक है, फोर्स ऑल्सो ब्रिंग्स और प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, मैंने वही चीज़ आप लोगों को स्टार्टिंग में यही चीज़ कही थी कि अगर वेलोसिटी हो रही है तो उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ फोर्स भी होगी। ठीक है, अगर यही बात मैं बुलडोजर की या बस की कर रही हूँ कि एक मूविंग बस है, चाहे वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्यों ना चल रही है, तो उसमें बल तो होता ही है, तभी तो वो गाड़ी मोशन में है ना। कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, कुछ ना कुछ इंजन की फोर्स होगी, है ना, जो आप गियर चेंज करते हो और एक्सेलरेट करते हो। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की, अगर आप हिट कर रहे हो बैट से, ठीक है, बैट से आपने जो दिशा दी बॉल को, तो वो भी तो एक फोर्स लगी, जिसकी वजह से एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल किसी को जाकर के हिट हो गई। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, यही चीज़ मैंने कहा कि इसके ऊपर बल का भी इतना ही योगदान है। फोर्स ऑल्सो ब्रिंग्स और प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स या फिर बल जो है वो भी बदलाव लाता है, किस में, संवेग में, मोमेंटम में। ठीक है,
आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा बिल्कुल पूछने का पूरा हक है ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है बेटा, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, तो ये चीज कहता है क्या? सेकंड गति का दूसरा नियम मतलब क्या कि जो आपका कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे होगा, मोमेंटम चेंज कैसे होगा? मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ये जो है दूसरा मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन की अगर 4 क्लासेस पहले देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ाई हुई है, साथ में डिस्टेंस, टाइम ग्राफ एंड ऑल ये सब भी बताया हुआ है। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिएगा, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है मोशन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो सके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये सारा आपका जो हो रहा है ना केवीएस पीआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। अगर आप उसमें भी देखोगे तो ये सब आपको टॉपिक उसमें भी देखने को मिलेंगे, एक्सेलरेशन एंड ऑल, ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। तो बात हो रही है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि बेटा जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, अब ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे हो रहा है कि एक वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो इट मीन्स जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो। फोर्स लगाई गई जिसकी वजह से वो जो वस्तु थी वो आगे बढ़ी, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई। वेलोसिटी क्या हुई, या v से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको करते हैं किसको? फाइनल वेलोसिटी को, जो हमारा अंतिम वेग होता है। और u से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं शुरुआती वेग को, ठीक है। ये चीज मैंने बताई हुई है। अब ये जो पोजीशन चेंज हुई, ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, इसमें यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर आया है बेटा, ठीक है, ये जो दूरी तय हुई है तो इसमें कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा, उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, है ना, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। तो हम अगर हम देखें कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम, इसको आप कह सकते हो P1 भी कह सकते हो। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो, भूल जाए कोई, तो इसको आप पी से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोमेंटम को। मैंने आपको बताया था पी से जो डिनोट कर रहे हैं वो हम संवेग को डिनोट करते हैं। तो इस वाले को आप ले सकते हो, पी आई लिखा है जो ये इनिशियल के लिए, इसको आप P2 की जगह, अगर कोई किसी को लगता है कि P1 और P2 में मैं कंफ्यूज हो जाऊं, तो इसको आप PF से भी डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब है जो आपका फाइनल मोमेंटम है, ये F है फाइनल के लिए, ये I है इनिशियल के लिए, ये शुरुआत वाले के लिए, ये अंतिम मोमेंटम वाले के लिए, ठीक है। P1 क्या हुआ? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना। अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका संवेग होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। किसका? द्रव्यमान का और किसका बेटा? वेग का। तो यहाँ पर जो वेग था, ये शुरुआती वेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो ये जो हो गया हमारा शुरुआती जो P1 हुआ हमारा, वो क्या हो गया? मास इंटू यू, m इंटू यू हो गया, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। P2 या फिर PF की बात करूं, मतलब जो फाइनल मोमेंटम है उसकी बात करूं, तो वो भी क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, m इंटू वी, राइट। अब यहाँ पर जो है अभी अभी कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बताया अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के, ठीक, फोर्स के। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि अगर दो तरीके की फोर्स होती है बेसिकली, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आपकी जो आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, तो अगर फोर्स बैलेंस्ड होगी ना तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा। आप फोर्स तो लगाओगे लेकिन वो अपनी स्थिति चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक बस को पुश कर रहे हो, ठीक है, एक बस खड़ी है
उसको, या फिर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं पर आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी ख़राब हुई, आपको लगा कि मुझे थोड़ा इस पर पुश देना पड़ेगा ताकि जो इंजन है वो चल सके, चालू हो सके। तो आपने क्या किया कि पुश किया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मूव हुई। क्यों मूव नहीं हुई? क्योंकि जो गाड़ी के टायर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, उस वो और आप जो पुश कर रहे थे, जो आप फोर्स लगा रहे थे, वो इक्वल थी, वो बैलेंस हो गई। इस वजह से वो मूव नहीं कर रही। जब तक कि आपकी फोर्स ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से, तब तक गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके अंदर तो इतनी ताकत नहीं होगी, इसलिए आपको एक दो लोग को और बुलाना पड़ेगा, और तब आप जब धक्का दोगे तब गाड़ी मूव करेगी या बस मूव करेगी। या अगर आप घर में बात करूं तो आप जो बेड को मूव करते हो, अपने फर्नीचर को सेटल करते हो, इधर उधर लगाते हो, अरेंज करते हो, तो उसमें भी यही चीज़ आ जाती है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से ही आपकी जो दशा है किसी भी वस्तु की वो चेंज होती है, ठीक है। तो अब बात हुई कि क्या कि फोर्स जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसका? जो आपकी फाइनल थी, ठीक है, फाइनल थी, जो आपका मोमेंटम जो फाइनल है उसमें से जब आप इनिशियल को घटा दोगे और अपॉन क्या आ जाएगा, कुछ टाइम भी लगा है, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब फोर्स को अगर आपको ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो आपको एक वेरिएबल लेना होगा, एक कांस्टेंट लेना होगा। तो ये के हमारा एक कांस्टेंट है। अब P2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। P2 की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? P2 है हमारा mv, P1 है हमारा mu। जब इन दोनों में से ये आप घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? m आपका कॉमन, ठीक है, के और m आपका मास जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा क्या? v माइनस यू अपॉन टी। और जब आप लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ाया था ना, तो आप लोगों को एक बात बताई थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन क्या होता है? आपका त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। और वेग का फॉर्मूला भी आपको बताया था, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अंतिम वेग में से आप शुरुआती वेग को घटा दो और टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका त्वरण निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम किस चीज़ से कह सकते हैं? इसको हम क्या, किस चीज़ से कह सकते हैं? इसको हम हटा सकते हैं किससे? एक्सेलरेशन से। तो ये चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि फोर्स होती है बराबर किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन की, वो चीज़ यहाँ आ जाती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। इस तरीके से ये डिराइव हो जाती है, ठीक। बात आ जाती है अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करूं, गति का तीसरा नियम, तो ये बहुत ही फेमस है, आप लोग इससे बहुत ही अच्छी तरीके से रूबरू है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भले ही आप भूल गए हो, अगर कोई बिल्कुल ही टच में ना रहा हो पढ़ाई से, ठीक है, 10th तक की जिन्होंने साइंस पढ़ी हो, इनर्शिया वाला आप भूल गए होगे कि हाँ इनर्शिया तो याद है लेकिन उसके अंदर था क्या ये याद नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप भूल गए होगे, लेकिन आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं भूल सकते क्योंकि ये बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा वाला फेवरेट वाला है सबका, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक। जब भी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करती है तो जितना बल वस्तु अन्य वस्तु पर बल आरोपित करेगी उतना ही बल विपरीत दिशा में अन्य वस्तु द्वारा उस वस्तु पर कार्य करता है। अब ये चीज़ है कि आप ना इसमें ना एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे ले सकते हो कि अगर आप दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार को धकेल रहे हो, तो दीवार भी उतने ही अमाउंट में आप लोगों को धकेलेगी, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि मान लीजिए आपके सामने एक मेज है, एक टेबल है, और आपने क्या किया कि टेबल को हिट किया, टेबल को आपने हिट किया, फोर्स मतलब हिट किया, आप कह सकते हो। हिटिंग भी एक तरीके से फोर्स है। कल बताया था पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, 3 वेज ऑफ फोर्स, ठीक है। तो क्या किया आपने कि हिट किया किस पे? मेज पर। और आपने आराम से जब हिट किया तब आपको इतना दर्द नहीं हो, लेकिन जब आप जोर से हिट करते हो ना मेज के ऊपर तो आपका हाथ दुखने लग जाता है। तो वो उसका क्या रीज़न है कि जितने अमाउंट में आप फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना, उतने ही अमाउंट में जो मेज है वो भी उतने ही फोर्स आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। जब हम हिट करते हैं वॉल को तो इतने ही अमाउंट में जो फोर्स है
वॉल भी या दीवार भी उतने ही अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करती है, रिटर्न में उतना ही अमाउंट देती है। ठीक है, बात करते हैं जब हम जंप करते हैं। मान लीजिए जब भी हम जंप करते हैं तो जितना प्रेशर या जितना हम फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगाएंगे ना, जितना बल हम फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगाएंगे उतना ही ग्राउंड से हमें मिलेगा और हम फिर हवा में जो जंप लगाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आ जाती है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की। इसमें और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं, तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। एज अ रिजल्ट क्या करता है, जो धरती है वो हमें आगे की तरफ धकेलती है, तो उस वजह से हम चलते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को भी याद हो या फिर आप जो अपनी डेली लाइफ में देखते हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसका आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी भी थोड़ा सा रिविजन हो जाए और पार्टिसिपेट भी हो जाए। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक, नोट्स आप लोगों को ना, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी वैकेंसीज अनाउंस हो जाएगी, तब ले लेना। अभी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए। मना किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चीज़ आप लोगों को कहूँगी कि अभी मेहनत करने का टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। नोट्स की चिंता मत कीजिए, लास्ट टाइम में देखने के लिए वो होती है। अभी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी बुक्स और वीडियोस को ध्यान से पढ़ा कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।